मुख्य खबर की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान से समझौते के लिए बेचैन है, लेकिन क्या ये बेचैनी किसी बड़ी योजना का हिस्सा है? ये सवाल हॉर्मुज़ स्ट्रेट से आ रहे उन संकेतों के बीच उठ रहा है जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग पर नियंत्रण की कोशिशों की तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि ट्रंप बहुत जल्द ईरान युद्ध 2.0 की शुरुआत कर सकते हैं। इस आशंका की सबसे बड़ी वजह ईरान पर अमेरिका के छोटे छोटे हमले और ड्रोन घुसपैठ है जो पिछले 10 दिन से हम देख रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन हमलों और घुसपैठ के पीछे ट्रंप का असली मकसद क्या है? युद्ध विराम के बाद ईरान ने अपने सैन्य ढांचे को काफी हद तक दोबारा से तैयार कर लिया है। उसके रक्षा सिस्टम फिर से काम करने लगे हैं। भूमिगत मिसाइल ठिकानों के दरवाजे खोले जा चुके हैं और ईरानी नौसेना ने भी अपनी ताकत फिर से हासिल कर ली है। अमेरिकी सैटेलाइट अंतरिक्ष से इन गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं, लेकिन ईरान की सैन्य गतिविधियां इतनी गुप्त है कि जानकारी जुटाना आसान नहीं है। इन सब के बीच सवाल ये कि स्थिति क्या नजर आने वाली है। ये छोटे छोटे जो हमले हैं, ये क्या किसी बड़े युद्ध 2.0 की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बन रही है वो कुछ यही दर्शा रही है। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बौखलाहट, क्योंकि अभी तक समझौता नहीं हो पाया, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर समझौता नहीं होता है, परमाणु समझौता नहीं होता है और ईरान के साथ डील नहीं हो पाती है, तो ईरान को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, यानी कि फिर से युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में ईरान भी लगातार कह रहा है कि उन्हें भी काफी वक्त मिल चुका है इस पूरे दौरान, और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ईरान भी है पूरी तरह से तैयार। अब मिडिल ईस्ट में ट्रंप की हार कैसे हो रही है आपको बताते चलते हैं। देखिए, अमेरिका ईरान के बीच 60 दिन के सीजफायर का ड्राफ्ट तैयार है। जंग की आग से निकलने के लिए अमेरिका में भारी बेचैनी भी है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि पर्दे के पीछे महाडील चल रही है। बैक चैनल्स लगातार बात हो रही है। ईरान को मिलेगा $300 अरब का भारी भरकम फंड और करीब आप समझिए 28.5 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का प्रस्ताव भी है। ईरान में सीधे निवेश करेंगी दिग्गज अमेरिकी कंपनीज। ये ईरानी अधिकारी की तरफ से कहा जा रहा है ये हमारा रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है। अभी तो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। वैसे में देखना होगा कि क्या वाकई में अमेरिका ये तमाम कंडीशंस जो है वो मानेगा ईरान की, और जिस तरीके से ईरान पर प्रतिबंध लगे हैं क्या ये प्रतिबंध हट जाएंगे और ईरान को ये फंड मिलेगा, ईरान को आर्थिक तौर पर मदद करेगा अमेरिका। अब ट्रंप क्या खोखले दावे करे, ये भी एक सवाल उठता है। बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, ईरान परमाणु बॉम्ब नहीं बनाएगा, यूरेनियम नष्ट होगा, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने दावे को सिरे से नकार दिया है। ये हम फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से बता रहे हैं। ड्राफ्ट में परमाणु नष्ट करने की कोई शर्त नहीं है। कूटनीति के मोर्चे पर बुरी तरह से घिर गए हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ये आप कहीं ना कहीं अगर हम देखें डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं उसमें और ईरान के कहने में फर्क है। लेकिन ईरान को ट्रंप पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। ये भी आपको जरा बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, ईरानी संसद के स्पीकर ने कहा है कि अमेरिका कदम उठाए, बातों पर हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि जो कह रहे हैं अमेरिका द्वारा जो कहा जा रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उस पर विश्वास नहीं है। अभी तक ऐसा कुछ काम अमेरिका ने किया नहीं है जिसके आधार पर अमेरिका पर विश्वास कर लिया जाए। ऐसे में अमेरिका को कुछ करके दिखाना होगा। ट्रंप ने तीसरी बार धोखा दिया है, ये पूर्व IRGC कमांडर मोहसिन रजाई का कहना है। IRGC का दावा है कि 24 घंटे में 24 जहाजों को हॉर्मुज़ से पार कराया। समुद्री ट्रैफिक पर ईरान का पूरी तरह से नियंत्रित कब्जा है। अब देखिए, इस धोखे के ट्रेलर का नाम है पीट हेग्सेथ। ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने अचानक एक बयान देकर खाड़ी में बारूद की गंध फैला दी है। पीट हेग्सेथ ने क्या कहा है वो भी आपको बताते चलते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का सिंगापुर में एक बड़ा बयान आया है। इस वक्त ईरान से कोई भी समझौता होना बेहतर है, ये हेग्सेथ की तरफ से कहा गया है। ट्रंप का मकसद है ईरान किसी भी हाल में एटम बॉम्ब हासिल ना कर सके। परमाणु कार्यक्रम पर राजी नहीं होंगे तो भुगतने होंगे नतीजे, हेग्सेथ ने कहा। और अगर ईरान बात नहीं मानता है तो ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ये पीट हेग्सेथ की तरफ से कहा गया है। तो लगातार इस तरह के अपडेट्स जो है वो सामने आ रहे हैं, और ये अपडेट्स ये कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि ये जो बातचीत है ये अभी भी पूर्णतः अगर हम देखें ये
किसी नतीजे पर नहीं आई। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके के करके तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नासिर भी जुड़ रहे हैं, साथ साथ हमारे साथ यहाँ पर यूके देवनाथ जी, हमारे साथ मनोज जी बने हुए हैं और हमारे साथ माथुर साहब एक बार फिर से बने। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूके देवनाथ जी, अभी क्या स्थिति आप देख रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बहुत सारा फंड जो है वो ईरान को दिया जाएगा, कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी ईरान में। क्या ये तमाम जो बातें हैं इनमें तथ्य है, ऐसा होने वाला है? देखिए, अमेरिका जब कहता है कि वो ईरान को $300 बिलियन की आर्थिक सहायता देगा, इसमें दो तीन बातें निहित हैं। क्या ईरान अमेरिका से आर्थिक सहायता लेने के लिए तैयार है? ईरान ने बार बार ये कहा है कि अमेरिका कंपनसेट करे, यानी भरपाई करे। दोनों में बहुत फर्क है। अगर अमेरिका ईरान को कुछ बिलियन डॉलर देता है तो वो ईरान लेगा, लेकिन एज ए कंपनसेशन, यानी अमेरिका ने बमबारी करके 40 दिन में ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान पहुंचाया है, बतौर पनिशमेंट अमेरिका भरपाई करे। जबकि अमेरिका का एंगल ये है कि अमेरिका ईरान में वो इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर अमेरिकन शब्द का ध्यान से देखें, लीगल अनुवाद करें कि अगर अमेरिका कहता है कि वो ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर में $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि अमेरिकन कंपनीज ईरान में जाकर यहाँ काम करेंगी। ईरान को ये कतई मंजूर नहीं होगा। ईरान एक ऐसा देश है जिसने लगातार पिछले 45 साल से अमेरिकन कंपनीज को अपने यहाँ घुसने नहीं दिया। तो क्यों आज की तारीख में इतना बड़ा युद्ध होने के बाद वो अचानक अमेरिका से ये तो फिर वो हो गई ना कि अमेरिका जो है, अमेरिका का जो ऊंट है वो तंबू में फाइनली घुस आया। पूरा पर्पस ईरान का ये है कि अमेरिकन कंपनीज को किसी तरह से ईरान में घुसने नहीं देना, क्योंकि अमेरिका ने शुरुआती दौर से 1979 के पहले से ही ईरान के रिजीम को, या जो मूवमेंट चली थी उस वक्त शहाब ईरान के खिलाफ, अमेरिका ने, इजराइल ने उस मूवमेंट को दबाने की कोशिश की थी ईरानियन सीक्रेट पुलिस सभा के साथ मिलकर। तो ईरान पैसे लेगा एज ए बतौर पनिशमेंट, वो बोलेगा कि भरपाई करने के लिए अमेरिका ये पैसे दे। जी बिल्कुल। और ये जो 28.5 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का प्रस्ताव है, ये भी अगर हम देखें तो वो इन्वेस्टमेंट के रूप में ही कहीं ना कहीं ट्रंप जो है वो देना चाहते हैं। एक एहसान भी कहीं ना कहीं रहेगा ईरान पर। मोनिका, ईरान जो है कोई भी एहसान नहीं लेगा। देखो, ये अमेरिकन मानसिकता ऐसी है कि वो सोचते हैं कि दुनिया में हर चीज का इलाज या तो बम गिराकर है, या इजराइल की भी मानसिकता वैसी है कि हर चीज का इलाज या तो बम गिराकर है या पैसे दे देकर है। ऐसा होता नहीं है। क्यों ईरान इसमें एहसान का थोड़ा खुशबू या बदबू जैसे ही आएगी ईरान को, वो इस पैसे को क्यों लेगा? ईरान फिलहाल एक हायर शेर की तरह से है, और ईरान में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो या ईरान का आम आदमी हो, वो अमेरिका से कोई मदद नहीं लेना चाहता, अमेरिका से कोई एहसान नहीं लेना चाहता। ईरान के अपने इंटरनल रेवेन्यूज काफी हैं। अगर आज अमेरिका, ये जो 4,500 से ज्यादा अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हैं ईरान के ऊपर, अगर वो सैंक्शन हटा ले अमेरिका आस्ते आस्ते, तो ईरान की इकोनॉमी बहुत वाइब्रेंट इकोनॉमी है। हम सोचते हैं कि ईरान की इकोनॉमी सिर्फ कच्चा तेल है, ऐसा नहीं है। ईरान जो है एशिया के प्रमुख इंडस्ट्रियल लीडर्स में से एक है। ईरान की जो टेक्नोलॉजी है, उनके कल कारखाने बहुत ही एडवांस हैं। एक ऐसा देश जो कि 2000 किलोमीटर की दूर तक मार करने वाले मिसाइलें बना सकता है, एक ऐसा देश जो कि इतने सोफिस्टिकेटेड ड्रोन बनाता है कि उसका ड्रोन रशिया इंपोर्ट करके यूक्रेन पर हमला करता है,
तो उनका इंडस्ट्रियल बेस्ड और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ बहुत एडवांस है। ईरान को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ईरान को सिर्फ इतना ही चाहिए कि कोई, यानी अमेरिका, उस पर जो लगे हुए आर्थिक प्रतिबंध हैं उनको हटा ले। और राइट। इसके साथ ही आप देखेंगे कि ईरान कच्चे तेल के अलावा दूसरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और कॉमर्स ट्रेड करके ही बहुत आगे निकल जाएगा। जी। ऐसे भी बता देता हूं, ईरान के अब ये जो दोहा में बातचीत हो रही है, उसमें ईरान के जो सेंट्रल बैंक है उसके चेयरमैन भी गए हुए हैं, अरागची के अलावा, गालिबाफ के अलावा। तो उनका जो उन्होंने डेटा अभी पेश किया है, 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा अमेरिका ने ईरान के संपत्ति को दुनिया में अलग अलग देशों में फंसा के रखा हुआ है। 200 बिलियन। और ये तो मोनिका ओरिजिनल फिगर है। ये सब संपत्ति कब फंसाई थी अमेरिका ने? जापान में, हांगकांग में, ऑस्ट्रेलिया में ईरानियन संपत्ति कब फंसाई थी? ये फंसाई थी 1979 में। तब की वैल्यू है 200 बिलियन डॉलर। यानी पिछले 45 साल का अगर उस पर इंटरेस्ट आप लगा दो इंटरनेशनल बॉन्ड के हिसाब से 3% या 2.5%, तो वो आज की तारीख में 500 बिलियन डॉलर तो ईरान के खुद के पैसे अमेरिका ने यूरोपियन बैंक्स में और एशियन बैंक्स में जब्त किए हुए हैं। जी बिल्कुल। इस बीच एक अपडेट जरा साझा कर ले। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर दर्शकों को जरा बताते चले। अमेरिका को संवर्धित यूरेनियम नहीं सौंपेगा ईरान। ट्रंप ने अमेरिका को सौंपने या फिर नष्ट करने के लिए कहा था। ईरान ने ट्रंप की मांग ठुकरा दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर बता रही है, ट्रंप की मांग को खारिज किया है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा जो है ये कोट किया गया है। इस बात का जिक्र किया गया है कि अभी भी ईरान जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मनोज जी, आप यानी कि गाहे बगाए अगर हम देखें, ईरान जिन बातों पर अड़ा हुआ है वो एकदम क्लियर है डे वन से। ईरान की कंडीशंस में कहीं भी कुछ भी आगे पीछे नजर नहीं आ रहा, लेकिन अमेरिका जिस तरीके से बातों को रख रहा है उसमें बहुत डिफरेंस नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने भी देवनाथ जी से पूछा था कि वो कह रहे हैं कि हम इतना फंड देने के लिए तैयार हैं। क्या नाम, दूसरी चीज अगर हम देखें तो वो ईरान पर जो प्रतिबंध लगे उन्हें नहीं हटा रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारी कंपनीज अगर इन्वेस्ट करेंगी तो उससे आपको भी फायदा होगा, हम आपको आर्थिक मदद देने के लिए तैयार है। यानी कि अमेरिका हर तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन जो एक्चुअल चीजें हैं जिन पर बात होनी चाहिए उन पर बात नहीं हो पा रही है। ऐसा लग रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट जो है वो टाइम बाय कर रहे हैं, और ये उनका इरादा है कि ईरान जो है किसी न किसी रूप में और इकोनॉमिकली डैमेज हो जाए, ताकि वहाँ के लोग में भी एक रिवोल्ट हो। हालांकि शुरू से ही अमेरिका का ये मानना है कि वहाँ पे जो सेकेंड लीडरशिप हो वो आए और किसी न किसी रूप में वहाँ के लोग खुद सड़क पे आ जाए। हालांकि अभी तक जो है सक्सेस नहीं मिला है। और नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो नॉर्मली वो टॉप पे आ जाते हैं। जिस तरह से प्रलोभन जो है डोनाल्ड ट्रंप के साइड से बार बार आते रहा है। कभी कभी वो बोल देते हैं कि हम जो इकोनॉमिक इम्पोज किया था वहाँ पे ट्रेड, और उसको भी हम लिफ्ट कर देंगे। जो भी सैंक्शन लगाया गया इकोनॉमिक सैंक्शन ईरान पे वो लिफ्ट करेंगे। और जिस तरह से पैसा की भी बात कही जा रही है, वहाँ पे ट्रेड की बात कही जा रही है। जिस तरह से हम लोग ने कुछ दिन पहले अब्राहम स्कॉट की बात कही गई थी कि जिसमें आप इजराइल से आप समझौता कीजिए, ट्रेड कीजिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कीजिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तरह तरह का प्रलोभन या प्रपोजल जो है अमेरिका के साइड से आते रहा है। और ये भी स्टेटमेंट आता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, शांति है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और अमेरिका जल्द ही जो है ब्लॉकेट खोल देगा वहाँ पे। तो इस तरह का मैसेजिंग जो है वो अमेरिका जो है अपने लोगों को भी दे रहा है और वर्ल्ड के लोगों को भी दे रहा है कि अमेरिका के साइड से कोई गलती नहीं है। अमेरिका तो तैयारी है शांति के लिए, टॉक के लिए। लेकिन ये ईरान है ऐसा है जो कि बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बैक चैनल जो टॉक चल रहा है अभी भी चल रहा है, और किसी न किसी रूप में वहाँ पे भी जो है कितना प्रेशराइज कर रहा होगा अमेरिका ईरान पे। और तो हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि अभी जो है ऑलरेडी हम लोग पिछले कुछ दिनों से ये देख ही रहे हैं कि जिस तरह से ईरान जो है जोग्राफिकली इतना साउंड है कि वहाँ पे अमेरिका का कोई भी
दबदबा जो है वहाँ पे नहीं चलेगा, और जिस तरह से मिडिल ईस्ट को अमेरिका किसी भी हालत में वो छोड़ना नहीं चाहेगा। हम लोग ये भी देखे हैं कि चाइना का भी जो है मिडिल ईस्ट में वर्चस्व धीरे धीरे मनोज जी, आप कह रहे बढ़ हैं कि रहा है। टाइम बाय करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो अमेरिका में वो बौखलाहट भी नजर आ रही है। पीठ एक से कह रहे हैं कि इस वक्त ईरान से कोई भी समझौता होना बेहतर है, तो वो बौखलाहट नजर आ रही है एक तरफ, और एक तरफ वो टाइम बाय भी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है इस पूरी कंडीशन में, या फिर कहें कि इस पूरी स्थिति में नजर आ रहा है। अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और पिछले 40-50 साल से जो है पूरे वर्ल्ड पे किसी न किसी रूप में उनका वर्चस्व रहा है, और डेमोक्रेसी को सबसे वो पहला प्राथमिकता देता है। और सभी कंट्रीज में जहाँ पे डिक्टेटरशिप हो, चाहे किंग्स रूल हो, वो कोशिश करता है कि वहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, लोगों का ही सरकार बने। और चूंकि खुद ही जो है नवंबर में जो मिड इलेक्शन होने वाला है वो अमेरिका में, इसको लेकर के रिपब्लिकन के लीडरशिप में बहुत ही बेचैनी है। इसी को लेकर के हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री किसी न किसी रूप में डाइवर्ट करते हैं, लोगों को कंफ्यूजन में डालना चाहते हैं कि बस समझौता हो गया, कोई इशू नहीं है। तो ये एक यानी बड़ी इनर बड़ी बात। पॉलिटिक्स से जुड़े भी ये स्टेटमेंट है, वहां की जनता के लिए भी इस तरह के बयान जो है दिए दिए जा रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, एक अपडेट जरा साझा कर ले। ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल। इजराइल भी एक महत्वपूर्ण प्लेयर है इस पूरी, अगर हम देखें स्थिति में, ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल। डील फेल होते ही हमला करेगा इजराइल। लक्ष्य हासिल करने तक इजराइल ऑपरेशन, ईरान की परमाणु क्षमता खत्म करना ही लक्ष्य है, इजराइल द्वारा कहा गया। इजराइल के राजदूत न्यूमैन की ये बड़ी चेतावनी जो है वो सामने आई है। नासिर, पहले हमें ये बात समझनी चाहिए कि इसराइल जो है पहले से ही फोर फ्रंट पर था कि कैसे ईरान को जो है पूरी तरह से उसका खात्मा किया जाए। उसका साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, लेकिन जो चीजें, जिन कंडीशंस पे जो रणनीति थी जो दिमाग में था कि ईरान में हम अगर जंग करें हमें रिजीम चेंज चेंज कर लेना है, वो रिजीम चेंज भी नहीं हुई। उसके साथ साथ आप देखिए यूरेनियम हम हासिल करेंगे, उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए। उसके साथ स्टेट ऑफ हॉर्मोज भी जो है जिसको जो जंग के बाद जो है 40 दिन के बाद बंद पड़ा हुआ है, उसको खोलने के लिए भी जो है काफी काफी कोशिशें जो है की गई, काफी स्टेटमेंट्स की गई, काफी दबाव भी बनाया गया। लेकिन ईरान की तरफ से जो है पूरा क्लियर स्टेटमेंट जो पहले पहले दिन से लेकर अभी तक है, वो स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है और सामने है। उसमें कोई भी चेंज नहीं आई। जैसे अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई सारे स्टेटमेंट जो है प्रति आए घंटे बदलते हुए हमें देखने को मिले। लेकिन इसराइल जो है पहले से ही तैयार था कि कैसे जो है दूसरी बार जो है 2.0 वॉर जो है ईरान पे किया जाए और ईरान का जो है पूरा खात्मा किया जाए। जैसे लेबनान पे उन्होंने एयर स्ट्राइक की, वैसे ही इसराइल जो है अब ईरान पे करना चाहता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीन सिग्नल की वजह न मिलने की वजह से इसराइल जो है अभी भी रुका हुआ है। शायद ये कुछ दिनों में जो है कुछ ऐसी बात सामने आएगी, डील तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने देखा लगातार पिछले इतने टाइम से जो है डील के बारे में बात होती, चाहे बैकडोर्स की बात करें या फोर फ्रंट पे बात करें, जहाँ किसी कंट्री ने मेडिएट भी किया। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना, उस पर ईरान विलिंग है, और ईरान की तरफ से दो टोक अल्फाज में कहा गया है कि टर्म्स एंड कंडीशन हमारी जो है वो एक्सेप्टेड जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी बात अमेरिका की मानी नहीं जाएगी। इसे साफ लगता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन अमेरिका की तरफ से रखी गई है उस पे ईरान ना पहले एग्री था ना आज एग्री है। लेकिन इसराइल जो है अब ग्रीन सिग्नल का इंतजार करता है। शायद और अगर नासिर, उनको ग्रीन इजराइल को देखकर तो ऐसा लग रहा है, माथुर साहब भी इस बात को मानेंगे, ऐसा लग रहा है इजराइल की तरफ से जो स्टेटमेंट है कि वो तो चाहता है कि डील ना हो और हमें बस मौका मिल जाए ईरान पर अटैक करने का। नहीं, ऐसा नहीं किया है कि अमेरिका के सामने दो चीजें हैं कि उसको खड़ा इसलिए किया गया है कि वो दबाव बनाए इनके ऊपर, और इसराइल को काम किया है कि सफाई करो। तो जो इनके जो प्रॉक्सीज हैं वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा उधम मचाए हुए हैं, और ईरान ने क्यों प्रॉक्सीज बनाए मालूम नहीं चलता। ये बताइए, आज तक ईरान डिक्लेयर नहीं करता कि तुमने प्रॉक्सीज क्यों बना के रखे हैं। प्रॉक्सीज का मतलब है कि आप दुनिया भर के अंदर अनरेस्ट चाहते हो, और इनके अनरेस्ट का मतलब ये नहीं खाली मिडिल ईस्ट में ईरान ये इसराइल के लिए सरसरद बनो, तो दुनिया के जहां जगह मिलेगी वहां जाके उधम मचाओगे। वो कर रहे हैं इनके सब प्रॉक्सीज। तो ये हमें ईरान का सबसे कमजोर पक्ष इनके प्रॉक्सीज हैं। और ये जो आप जो बता रहे हैं, आप जो बात चर्चा कर रहे हैं कि ईरान इसराइल क्या कर रहा था, इसराइल जो है समय उसने पहले हमास को खत्म किया। पहले तो हमास की सरकार बनाने में सबकी पूरी मदद करने में ये लोग थे। अच्छा, इसराइल ने भी उनको हमास को फिलिस्तीन में गाजा में अपनी सरकार बनाने दी। गाजा पे सरकार बनी तो चैन से बैठे नहीं, उन्होंने झगड़ा करना शुरू किया। 1200 इसराइलियों को पकड़ के बंधक बनाया और बहुत अत्याचार किया उनके ऊपर। अब तो आपको हमको सबको मालूम है।
उसके बाद उनकी सफाई हुई। अब हमास नाम का ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में नहीं है। अब बच गए हिजबुल्ला। हिजबुल्ला लड़ रहे हैं, साथ में होती उधर बैठे हुए हैं, तो वो भी वहां से मिसाइल मार रहे हैं, वो भी कूद रहे हैं मैदान में, क्योंकि अब तक ये कमजोर पड़ रहा है। इसके कारण अब ये हूती घुस रहे हैं, तो मतलब हूती और हमास ये दोनों एक साथ निपट जाएंगे। और यही सफाई जरूरी है दुनिया के अंदर। जब तक ये सफाई नहीं होगी, आप दुनिया में शांति नहीं चाह कर सकते। और इस जो वॉर की जो बात है, वॉर तब तक चलेगा। और इसमें ईरान पिट रहा है। मैं आपको बोलता हूँ, हम लोग गलत फहमी के शिकार हैं। ईरान की बहुत पिटाई हो रही है। अभी आप देखिए, $300 करोड़ किससे मांग रहे हैं? अमेरिका से मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हो आप अमेरिका से? आप तो कह रहे हो हमारे तो पत्ता भी नहीं टूटा आपकी मिसाइलों का, हमारे पर कोई असर नहीं हुआ। जब असर नहीं हुआ मिसाइलों का, तो फिर खर्चा किधर हुआ आपका? क्या टूटा आपका? तो आप अमेरिका से कंपनसेशन मांग रहे हो। क्यों कंपनसेट करे अमेरिका? फॉर व्हाट रीजन दे वांट टू गिव कंपनसेशन? एक पॉइंट। और अगर मान लीजिए कंपनसेशन चाहिए, तो वो देने को तैयार है ना। आप घर ही कंस्ट्रक्शन करिए आप। इसमें जब तक ये एनरिच यूरेनियम है, इसको खत्म नहीं बट करेगा, माथुर साहब, तब तक इस चीज कॉम्पेंसेशन को तो वो इसीलिए मांग रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि युद्ध आपने इनिशिएट किया, इतने बड़े पैमाने पर जो नुकसान आपने किया है उसकी भरपाई करिए। समझौता हो रहा है, तो ये अच्छा मौका है ना ईरान के पास मांगने के लिए। भाई इनिशिएट भी तो अमेरिका द्वारा ही किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि वो तो उनके सामने अच्छा ऑफर है, तो कर लेना चाहिए उनको समझौता। तो समझौता नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर कंफ्यूजन है कि आपको लड़ना भी है, आपको पैसा भी चाहिए, तो आपको सब कुछ हमारे सब मर्जी का चाहिए। तो इससे मैं आपको घटना बताऊं कि इसराइल जो है, उसके पास ईरान जो है, एनरिच यूरेनियम के साथ आज से 15 साल पहले एटम बम बनाने की तैयारी कर चुका था। अगर इसराइल के लोगों ने उसके कंप्यूटर्स के अंदर वायरस डाल के उसको खराब नहीं किया, वायरस डाल के उसको नष्ट नहीं किया होता, तो ये 15 साल पहले एटम बम बन के तैयार हो चुका था। फिर ये दुनिया के अंदर अलग ढंग से बात कर रहे होते। तब आप और हम भी बात नहीं कर पाते हो रहे। हमारे ऊपर भी हो सकता है एटम बम डाल देते लड़ाई में, कुछ भी हो सकता है। आज इनको अपना वापस करना ही पड़ेगा। एक शर्त इनकी बिल्कुल तय है। और दूसरा ये, अब आप हार्मोस पे बंद बैठ गए कि हार्मोस में सबको रोक के रखो, तंग करो, परेशान करो। तो ये झगड़े आप खुद कर रहे हो और सारी दुनिया को बना रहे हो। ये सोचने वाला है कि इन लोगों को इस तरीके का महत्व देना क्या जरूरी है? तो तुम आराम से रहो ना, चैन से रहने, तुमको तकलीफ है क्या? क्यों ऐसी स्थितियां बनाते हो कि तुमको एनरिच यूरेनियम चाहिए? एनरिच यूरेनियम चाहिए कोई दुनिया की शांति के, कोई दुनिया में माथुर साहब, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक अपडेट जरा साझा कर ले। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिका ईरान में फिर से तनाव की खबर आ रही है। अमेरिकी वारशिप पर क्रूज मिसाइल से हमले की खबर आ रही है। हॉर्मुज़ में घुसने की कोशिश में युद्धपोत और ईरान ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दागी। ये ईरान इंटरनेशनल के हवाले से खबर आ रही है, जो आपको बता रहे हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जिस तरीके से तनाव की स्थिति अमेरिका ईरान के बीच बनी हुई है। अमेरिकी वॉरशिप पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। हॉर्मुज़ में घुसने की कोशिश में युद्धपोत और ईरान ने ऐसे में लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दागी है। देवनाथ जी, एक रिएक्शन इस पर। ये ईरान इंटरनेशनल के हवाले से जो खबर है, क्या इसे नैरेटिव के रूप में देखें, ये बताने के रूप में जी? देखो मोनिका, ये तो ईरान की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। उसने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में किसी भी इजरायली या अमेरिकन शिप को नहीं जाने देगा, वॉरशिप हो या सिविलियन शिप हो। युद्ध का समय है। ईरान जो है चाहता है कि अगर कोई भी अमेरिकन वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है, खासतौर से अमेरिकन या इजरायली, वहां पहले ईरान से परमिशन ले। और अगर ईरान से परमिशन नहीं ली है, देखिए मोनिका, इस युद्ध में मैं बार बार कहता हूं कि कौन गलत है कौन सही है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स विषय है। इसको अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, तो फिर उसमें हफ्ते लग जाएंगे जी, 10 साल लग जाएंगे ये डिसाइड करने में कि ईरान सही है गलत है। लेकिन ईरान ने फिलहाल, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं एज ए मिलिट्री स्पेशलिस्ट, की फिलहाल देखिए, कोई भी देश युद्ध के समय में कोई भी निर्णय ले सकता है, चाहे वो सही हो गलत हो, क्योंकि वह अपने देश की रक्षा करना चाहता है। सर, सही और गलत भी तो नजरिए पर निर्भर करता है ना। यूनिवर्सली सही और यूनिवर्सली गलत, ये भी तो पॉसिबल नहीं है। ईरान का सही ईरान का है, वो अमेरिका का सही नहीं हो सकता है। बहरहाल हम अपना अपना नजरिया रख ही रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू। मोनिका देखो, इस युद्ध में क्या अमेरिका सही है? मैं अमेरिका को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। जब 28 फरवरी को अचानक उन्होंने बॉम्बिंग करके, इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उनके टॉप लीडरशिप को मार डाला,
शुरुआत इस युद्ध का हम उस पॉइंट को मान सकते हैं। एब्सोल्युटली। आज देखिए, अगर भारत की हमारी भी टॉप लीडरशिप को अचानक अच्छा खासा भारत चल रहा है और अच्छा खासा भारत शांति है, और अचानक रात के 12 बजे न्यूज आए कि पाकिस्तान ने या चीन ने राष्ट्रपति भवन पे 100 बॉम्ब गिरा दिए। हमें हमको ईरान और अमेरिका के युद्ध के बारे में जब सोचते हैं, ऐसे सोचना पड़ेगा कि वही कार्रवाई अगर किसी हमारे दुश्मन देश ने, पाकिस्तान या चीन ने शांति काल आराम से सब कुछ चल रहा, राष्ट्रपति भवन पर 100 बॉम्ब डाल दिए, तो ये भावनाओं में बहने की बात नहीं है। ये है कि क्या जो अमेरिका ने और इजराइल ने जब जिस दिन आयतुल्लाह खमेनी को बॉम्ब्स डाल के मार डाला, वो उचित और अनुचित की बात नहीं हो रही है। क्या वो अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सही है? ये अमेरिका ने वहां पे वेनेजुएला में क्या उनके राष्ट्रपति को हाईजैक करके ले गए। मैं मोनिका बहुत क्रूड एग्जांपल दे रहा हूं। कल भारत और मालदीव्स के साथ टेंशन हो जाए और भारत मालदीव्स के प्रेसिडेंट को हाईजैक करके इंडिया में ले आए, ये हो नहीं सकता। एब्सोल्युटली रॉन्ग, कभी नहीं हो सकता। ये मदुरो को उठा के ले गए, कभी नहीं कर सकते। कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। मदुरो अपने देश में कितना भी क्रूएल हो, कितना भी डिक्टेटर हो, नहीं कर सकते राइट इस तरह से जो ईरानी। और उसके बाद अगर आयतुल्लाह खमेनी, जो कि उनके धार्मिक गुरु भी थे, मार दिया, तो हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि उसके बाद ईरान या कोई भी देश, भारत भी होता। हाँ। आज देखिए आयतुल्लाह खमेनी का स्टेटस क्या था? टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप प्लस धार्मिक गुरु। यानी भारत में अगर दुश्मन हमला करके शंकराचार्य को मार डाले, तो उसके बाद क्या भारत के लोग प्रार्थना करेंगे दुश्मन से कि हमें माफ कर दो? ये समझने की दरकार है। ये मैं भावनाओं की बात नहीं कर रहा। अमेरिका को ठेका किसने दिया है ये पूरी दुनिया को करेक्ट करने का, हर देश में दाखिल होने का और उनकी स्थितियां का ठेका? ये चौधरी किसने बनाया अमेरिका को? क्यों वो हर देश में घुस रहा है और उसके बाद वो ये तय करेगा कि यहाँ की गृह युद्ध की स्थिति बन रही है, यहाँ की जनता परेशान है, यहाँ पर कट्टरपंथ है? वो जिस जिस देश में दाखिल हुए उन देशों की स्थिति पूरी दुनिया को पता है। बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। मोनिका देखो, जहां तक मिडिल ईस्ट की बात है, ईरान की एक ही गलती है कि ईरान के जमीन के नीचे कच्चा तेल है। दुनिया में सैकड़ों ऐसे डिक्टेटरशिप्स हैं, सैकड़ों ऐसे देश हैं जहां पर अशांति छाई हुई है। अमेरिका वहां तो नहीं जाता, क्योंकि वहां पे अमेरिका को रेत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, गन्ने की खेती के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आज अगर ईरान के जमीन के नीचे कच्चा तेल नहीं होता, गैस नहीं होता, तो मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि अमेरिका के लोगों को पता भी नहीं होता कि ग्लोब में नक्शे में ईरान है कहाँ। हाँ। अब जहां पे भी कच्चा तेल होता है, 200 साल पहले कोयले का इक्वेशन था, 100 साल पहले ये कच्चा तेल बन गया। अब भविष्य में रेयर अर्थ मिनरल हो जाएगा कि जहां पे भी अमेरिका को रेयर अर्थ मिलेगा, सही या गलत, वो अपना ऊंट तंबू में घुसा देगा। कोई भी कारण हो, कहीं डेमोक्रेसी का बहाना लगाएगा, कहीं पे डिक्टेटरशिप का बहाना लगाएगा, कहीं कहेगा कि गृह युद्ध में इन्होंने अब अमेरिकन मीडिया देखिए, पश्चिमी मीडिया बोल रही है कि कोई 36,000 इरानियंस को मारा। वेनेजुएला में जो ड्रग तस्करी की आप बात कर रहे थे, वो कहाँ अब ड्रग तस्करी को का मैटर है? उन्हें उठा लिया मदुरो को, मनोज जी, उसके बाद अब कहाँ वो मसले हैं? वो मसले खो गए क्योंकि अमेरिका का हित यहाँ पर जो है वो अमेरिका ने साध लिया। उसके बाद अब बाहर में जाए वेनेजुएला और वहाँ की जनता। और सही बात है। इस तरह का नीति जो है अमेरिका का रहा है कि किसी न किसी रूप में जो है वर्चस्व हासिल किया जाए। नॉर्मली अगर जो 1990 के पहले की अगर बात करें तो वर्ल्ड जो है दो ध्रुव में बटा हुआ था। वो एक रशियन यूएसएसआर में था और एक अमेरिकन ग्रुप में था। तो उसमें एक फिक्स था कि जो डिवाइडेड हो गए थे कि इतने कंट्री इधर है और उतने कंट्री उधर है। लेकिन जब से ये यूनिपोलर हो गया और 1990 के बाद सब अमेरिका का बादशाह जो है पूरे वर्ल्ड पे रहा, तो अमेरिका का ये रहा कि जहाँ जहाँ भी जो भी है, जैसे ऑयल अगर जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे अटैक करके या किसी न किसी रूप में ड्रग्स के नाम पे या ह्यूमन राइट्स के नाम पे
या डेमोक्रेसी के नाम पे हमला किया जाए और किसी न किसी रूप में वहाँ के ऑयल पे जो है वो कंट्रोल किया जाए। जैसे वेनेजुएला में भी हम लोगों ने देखा और ईरान में भी हम लोग देख रहे हैं। मेन यहाँ लड़ाई जो है ऑयल का ही है। ऑयल नहीं होता तो फिर ये झगड़ा होने का कोई सवाल ही नहीं था। और जिस तरह से मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ऑयल भंडार है, वहाँ पे अमेरिका का ध्यान बहुत दिनों से रहता है और किसी न किसी रूप में सैंक्शन लगा करके या वहाँ कुछ टैक्स लगा करके वहाँ पे जो है कंट्रोल करते हैं। लेकिन ईरान जो है वो शुरू से ही जो है वो शुरू से ही जो है वो मिडिल ईस्ट में एक अपना अपना भी बादशाह दिखाया है। वहाँ भी हम लोगों ने देखा कि ईरान इराक पे भी झगड़ा हुआ था, ऑयल को लेकर के ही हुआ था और उसमें जो है अमेरिका ने सपोर्ट किया था इराक को। तो वहीं हम लोग देख रहे हैं कि ईरान का जो एक्सेप्ट नहीं करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल था कि किसी न किसी रूप में ईरान को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। और हम लोग ये देख रहे हैं कि उस एरिया में अगर ईरान का बादशाही अगर वहाँ चलता है तो फिर अमेरिका का वहाँ पे जो है कम हो जाएगा, जो कि अमेरिका फिर चाहेगा नहीं। किसी न किसी रूप में ईरान को कमजोर करना अमेरिका के लिए बेनिफिट होगा वहाँ पे। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि इजराइल को भी एस्टेब्लिश मिडिल ईस्ट में इसीलिए किया गया था इंग्लैंड के द्वारा कि वहाँ पे जो है किस तरह से जो है मिडिल ईस्ट को कंट्रोल किया जाए। फिर बाद में जो है इजराइल जो है वो अमेरिका के खेमे में चला गया और बहुत बड़ा पार्टनर हो गया डिफेंस में, चाहे दोनों कंट्रीज में जो है बहुत अच्छा रिलेशन है। तो अ, अब जो है अब अमेरिका भी जो है यूज कर रहा है इजराइल को कि उस एरिया में आप स्टेब्लिश कीजिए और बादशाही अपना दिखाइए, और ताकि जो है अमेरिका का ओवरऑल वर्ल्ड पे जो है एक बादशाह बना रहे। जी। और ऐसा लग रहा है कि इजराइल के लिए भी वहाँ पे एग्जिस्ट करना, जब तक जो भी सो कॉल्ड जो है टेररिस्ट है वहाँ पे, चाहे वो ईरान सपोर्ट कर रहा हो, जब तक उसका वो खात्मा नहीं करेगा तो इजराइल के लिए भी वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ईरान में जिस तरह से एक एंटी अमेरिका एंटी इजराइल मूवमेंट चला वहाँ पे, और ईरान ने कभी कोशिश भी नहीं किया कि अमेरिका के साथ तो कोई इकोनॉमिक डील किया जाए या जो भी वो वार्ता पे एक अच्छा संबंध बनाया जाए, जिससे जो है जो भी मिडिल ईस्ट का जो इशू है, चाहे इजराइल का ही इशू क्यों ना हो, हाँ। नॉर्मली इजराइल और ईरान अगर दोनों आपस में बैठ करके कुछ सोल्यूशन निकालते तो शायद ये दृश्य जो है आज आज देखने को नहीं मिलता। जिस तरह से अब्राहम अकॉर्ड की बात जो अमेरिका कर रहा है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को उसमें आना चाहिए, लेकिन अमेरिका जब फिलिस्तीन के मामले में जब साइलेंट रहता है, इजराइल हम लोगों ने देखा कि गाजा पे बम मारते रहा और अमेरिका देखता रहा और कुछ किसी न किसी रूप में एनकरेज ही किया इजराइल को। तो जब तक गाजा वाला इशू हो, चाहे फिलिस्तीन का इशू हो, जब तक वो मामला सॉल्व नहीं होगा तो बिल्कुल। मिडिल ईस्ट में जो है वो शांति हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जी। और विदाउट रूट गए, जिस तरह से इब्राहिम अकॉर्ड की बात अमेरिका को सबसे पहले जो है फिलिस्तीन को इंडिपेंडेंट कंट्री किसी न किसी रूप में घोषित करा करके उसके बाद इब्राहिम अकॉर्ड की अगर बात करता तो शायद मिडिल ईस्ट कंट्रीज जितने भी हैं, ईरान हो, चाहे सऊदी अरब हो, पाकिस्तान हो, वो एग्रीड भी हो जाता है। लेकिन विदाउट रूट में गए और एक इम्पोज मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे कर रहा है कि आप जो है अब्राहम अकॉर्ड पे साइन इसीलिए तो कीजिए सर और वो पीस स्थिति अभी कीजिए। तक फंसी हुई है। एक अपडेट जरा बता दें, लेबनान में आईडीएफ के हमले का एक वीडियो जो है वो सामने आया। लेबनान में आईडीएफ के हमले का एक वीडियो सामने आया, आर्टिलरी हेडक्वार्टर पर हमले का वीडियो सामने आया। कल आर्टिलरी हेडक्वार्टर पर आईडीएफ ने अटैक किया था, तो ये खबर आपको बता रहे, वीडियो बाकायदा सामने आया। कल आर्टिलरी हेडक्वार्टर पर आईडीएफ ने हमला किया था और लगातार आईडीएफ की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक्स जो हैं वो लेबनान में किए जा रहे हैं। तासर प्लीज इलैबोरेट। देखा, ये कल का हमला नहीं, इससे पहले भी हमने देखा जब से सीज फायर अनाउंस किया गया उसके बाद लगातार इसराइल जो है लेबनान को निशाना बनाया जा रहा है। और वहां पे जो जितने भी हिजबुल्लाह के जो लोग हैं या हिजबुल्लाह के जो प्लेस जहाँ पे हिजबुल्लाह के आतंकी मौजूद है उनको निशाना बनाया जाए। उसमें देख लीजिए सिविलियन एरियाज में भी जो है इसराइल की तरफ से जो है हमले किए गए हैं, कई सारे लोगों की जो है वहां पे जान भी चली गई है। और उसके बाद जो है जो खुलासा किया गया उसके बाद ये बताया गया कि वहां पे हिजबुल्लाह के जो आतंकी जो है मौजूद है। और हिजबुल्लाह को क्यों निशाना बनाया गया है? क्योंकि हिजबुल्लाह जो है ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है। हमने देखा जब ईरान पे हमला किया गया उसके बाद हिजबुल्लाह जो है लेबनान से लगातार जो है इसराइल को निशाना बनाता गया, चाहे मिसाइल्स की बात करें या हम उसके साथ ड्रोन्स की बात करें, कि लगातार
इसराइल की तरफ से जो है क्लियर कहा गया है कि जहां पे भी हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन के लोग मौजूद है, वहां पे हम बख्शे नहीं जाए, वो बख्शे नहीं जाएंगे, उन पे जो है ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। और इससे पहले भी हमने देखा जब सीज़फायर अनाउंस होने वाला था, उससे पहले जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई थी, उसमें ईरान की तरफ से पहली बात यही सामने आई थी कि जब तक इसराइल लेबनान पे हमला नहीं रोकेगा तब तक ये जो है सीज फायर नहीं माना जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाएगा ताबड़तोड़ इसराइल की तरफ से लगातार हमले निशाने बनाए जा रहे हैं, लेकिन ईरान जो है अब उसकी बात कहीं कहीं दूर दूर तक जो है वो सामने नहीं आ रही है। वही अगर कल हेडक्वार्टर की अगर बात, हेडक्वार्टर को भी जो है ध्वस्त किया गया, वहां पे भी ये कहा गया कि वहां से भी जो है ड्रोन जो है दागे जा रहे हैं लगातार लेबनान से ही। उससे पहले हमने देखा कि जितने भी हिजबुल्लाह के जैसे आतंकी संगठन है, जो मेन प्लेसेस उनके थे जहां पे ज्यादा उनकी जो है स्ट्रॉन्ग ग्राउंड से उनको जो है निशाना बनाया गया, उसको भी इसराइल ने जो है ध्वस्त किया गया। और आने वाले समय में जो है जहां पे भी लेबनान में उनको लगता है कि यहाँ पे हिजबुल्लाह जैसे आतंकी मौजूद है, उनको जो है निशाना बनाया जाएगा, उनको भी जो है वैसे ही ध्वस्त किया जाएगा जैसे इससे पहले हमने ताबड़तोड़ देखा। जी कहीं ना कहीं माथुर साहब, अगर हम देखें लगातार इजराइल तो लेबनान में अटैक कर ही रहा है हिजबुल्लाह का खात्मा करने के लिए, और अगर ये डील नहीं होती है तो ऐसा ना हो कि डील में जितना वक्त लग रहा है इतने में तो इजराइल जो है हिजबुल्लाह को जिस तरीके से खदेड़ने में लगा है वो तो अपने लक्ष्य में कामयाब हो ही जाएगा। क्योंकि ईरान ये कह भले ही रहा है कि हिजबुल्लाह पर अटैक नहीं होने चाहिए, लेकिन उसको मान कौन रहा है? इस बात को तो भी कंसिडर नहीं किया जा रहा है। अभी तो दूसरे पॉइंटर्स ही अटके हुए हैं। थोड़े दिन पहले अमेरिका के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था लेबनान की गवर्नमेंट का और इजराइल के साथ। वहाँ जो हिजबुल्लाह है या ये कोई वहाँ की सरकार नहीं है, वहाँ के कोई अधिकृत लोग नहीं है, ये एक आतंकवादी संगठन है और इसने अपनी सरकार को लेबनान को नहीं लगा। लेबनान की गवर्नमेंट चाहती है कि हिजबुल्लाह खत्म हो वहाँ से। हिजबुल्लाह उनके ताकत से तो मर नहीं पा रहा, उनके पास सरकार नहीं है, उनके पास जो आर्मी वो नहीं कर पा रही है काम को, तो उनके बहुत सारे लोग मिले रहते हैं इधर उधर, इसलिए वो नहीं कर पाते। अब इस काम को बहुत स्ट्रिक्टली जो कर सकता है वो इजराइल कर रहा है। तो इजराइल लेबनान गवर्नमेंट का ही काम कर रहा है। लेबनान गवर्नमेंट ही चाहती कि सब सफाई हो, तब तो उनकी सरकार बन पाएगी, तब उनका आदमी बैठ पाएगा वहां पे। लेबनान गवर्नमेंट तो चाहती है सर, पर ईरान नहीं चाहता ना। ईरान तो चाह ये रहा था कि सीज़फायर में इंक्लूड भी कर लें, हिजबुल्लाह पर भी हमले ना हो। हालांकि इस बात को माना नहीं है, ना अमेरिका माना ना इजराइल माना, और वो लगातार अपने काम पे लगे हुए हैं। सो मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये समझौता भी ईरान और अमेरिका में हो नहीं पाया है, और दूसरी तरफ इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ग्रीन सिग्नल है, वो अपने काम पे लगा हुआ है। ऐसे में ईरान का तो बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, तो दबाव ईरान पर भी कहीं ना कहीं है, आर्थिक तौर पर भी है, और अगर अपने प्रॉक्सीज को बचाने की अगर हम देखें दिशा में भी है। बात यही है कि प्रॉक्सीज जो है ये सबसे बड़ा सर्वर है ना। आपने प्रॉक्सीज इतने ज्यादा पैरक कर रखे हैं कि वो आपके लिए हेडेक बनेंगे। वो क्या होता है, आपने अगर पाल लिया तो उनको संभालना बहुत मुश्किल पड़ता है, खर्चा होता है, उनके ऊपर खर्चा देना पड़ता है। तो ये सब स्थिति इनके सामने ये बन रही है कि इजराइल उनको नहीं मारे तो ये उसको तंग करेंगे, उसको जीना मुश्किल करेंगे, ये उसको क्या आसपास के दूसरे देशों को खत्म करेंगे। अब लेबनान जैसे देश एक जमाने में बहुत अच्छे दुनिया के देश हुआ करते थे, लेबनान सीरिया अच्छे सुंदर देश थे, ये सब इन लोगों ने मिलकर उसको पूरा कबाड़ा खान बना दिया, सब दूर बम ब्लास्ट करके इधर करके आतंकवाद करके सब खत्म कर दिया। तो ऐसे लोगों से दुनिया को बचाना कितना जरूरी है, उनको ठीक करना जरूरी है ना कि नहीं है। आज इजराइल के सामने समस्या है कि इजरायली इस दुनिया के अंदर जिसकी पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में उनके पास लैंड नहीं है, एक छोटी सी जगह उनके पास जमीन है। तो अगर सारे के सारे दुनिया भर के यहूदी अगर इजराइल में आकर रहना चाहे तो जगह कम पड़ती है वहाँ पे। तो एक वहाँ पे जगह ज्यादा रखना जरूरी है। दूसरा क्या है कि और वो इस दिशा में काम कर भी रहे हैं। माथुर साहब फिर जुड़ेंगे कल, अभी वक्त इतनी इजाजत देता है। अभी फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। तो घटनाक्रम जिस तेजी के साथ बदल रहा है या फिर कहें कि स्टेगनेंट पोजीशन पर है, लेकिन अपडेट्स लगातार आ रहे हैं स्टेटमेंट्स के थ्रू और हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेना होगा। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।